हिंदीवर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आइए दूसरे एपिसोड में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर सीखेंगे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी जानते हैं कि समास एक महत्वपूर्ण पाठ है जो बीपीएससी परीक्षा, एसएससी परीक्षा, रेलवे, जीडी एवं तमाम हिंदी की परीक्षाओं में समास से 2-4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करें, साथ ही प्रश्नावलियों को हल करेंगे। कई प्रश्न आपके समक्ष होगा जिसको बनाकर, जिसका हल ढूंढकर आप भाषा कौशल का विकास। आइए जानते हैं कर्मधारय समास एवं बहुब्रीहि समास में अंतर, परिभाषा, भेद और उदाहरण। पहले हम कर्मधारय समास के बारे में जानें। कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष या उपमान और उपमेय हो, कर्मधारय समास कहलाता है। यहाँ सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होना, यानी समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होने का मतलब कि पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो। किसी भी चीज की विशेषता हम बताते हैं वो या तो संज्ञा होती है या सर्वनाम की हम विशेषता बतलाते हैं। तो आमतौर पर समस्त पद और समास विग्रह को हम समझते हुए यह जानेंगे कि महादेव का समास विग्रह है महान है जो है। महान विशेषण और देव विशेष्य है। अधमरा, आधा है जो मरा। कमल नयन, कमल के समान नयन। परमानंद, परम है जो आनंद। इस प्रकार से कर्मधारय समास के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे समझना आवश्यक है। विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। महान है जो पुरुष, यहाँ पुरुष की महानता बता रहा है, यानी वह पुरुष महान है, इसलिए यह महान शब्द एडजेक्टिव है या विशेषण इसको कहते हैं हिंदी में। विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। महान है जो पुरुष, तो पुरुष यहाँ विशेष्य है। आप सभी समझ गए होंगे कि विशेषण और विशेष्य यानी कर्मधारय में विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय की जानकारी आवश्यक होती है। अब आता है उपमान, हम जिसकी उपमा देते हैं। उपमेय जिससे तुलना या समता हो। चंद्र के समान मुख, यहाँ चंद्र जो है एक प्रकार से उसके समान हम मुख की बात कर रहे हैं, यानी जो मुख है वो चंद्र के समान, यानी मुख की तुलना हम चांद से, उसकी समता हम चांद से कर रहे हैं, चंद्र से कर रहे हैं। तो यहाँ मुख हो गया उपमेय और चंद्र हो गया उपमान। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती है या तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। चंद्र के समान मुख, यहाँ मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है। कई इसके उदाहरण हैं जो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले नील कमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। परमानंद, परम है जो आनंद। तो नीला यहाँ एक विशेषण शब्द है और कमल विशेष्य है। तो नीला है जो कमल, पुरुषों में है जो उत्तम, परम है जो आनंद, भला है जो भलमानस। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अधपका, आधा है जो पका। महाराज, महान है जो राजा। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। यहाँ पीत का मतलब पीला होता है, पीला विशेषण शब्द है। अंबर का मतलब वस्त्र और आकाश दोनों होता है। यहाँ पीताम्बर का मतलब है पीला वस्त्र धारण करने से। महावीर, महान है जो वीर। महापुरुष, महान है जो पुरुष।
यहाँ पुरुष और वीर की महानता बताना विशेषण है, और वीर और पुरुष क्या है? विशेष, यानी संज्ञा रूप में। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, का पुरुष, कायर है जो पुरुष, यानी यहाँ पुरुष की जो विशेषता है, यानी उसमें जो अवगुण है वो कायरपन है, इसलिए इसको कापुरुष कहा जाता है। आमतौर पर परीक्षा में कापुरुष का समास विग्रह निश्चित रूप से पूछा जाता है। काली मिर्च का भी पूछा जाता है, काली है जो मिर्च, यह सभी कर्मधारय के उदाहरण हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ऐसे तो कई अन्य उदाहरण हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। यहाँ कमल और चरण, यहाँ चरण की तुलना, उसकी समता कमल से की जा रही है, यानी जो चरण है यानी पांव है वो कमल के समान है, तो यहाँ कमल उपमान हो गया और चरण उपमेय हो गया। उसी तरह कनक लता, उसी तरह घनश्याम, उसी तरह विद्यारूपी धन, ये तमाम जो समास विग्रह है इससे स्पष्ट होता है कि उपमेय और उपमान जहाँ हो, विशेषण और विशेष्य हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास, परिभाषा, भेद और उदाहरण। अद्यतन नॉलेज। बहुव्रीहि समास के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान न हो, यानी अप्रधान हो, समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध कराता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इनका विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे, अर्थात आदि का समास विग्रह में निश्चित रूप से देखने को मिलता है। यह प्रयोग आमतौर पर जहां हो वह हम उस समास विग्रह को हम समझ लें कि बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्र है पानी में जिसके, चक्रपाणी विष्णु। महान वीर है जो, हनुमान महावीर। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, विष्णु चतुर्भुज कहते हैं इसको। मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हो जो, पंकज, पंकज को कमल कहा जाता है। जलज को भी कमल कहा जाता है। पंख का अर्थ होता है कीचड़, और जो पंख में जन्म लेता है उसे हम पंकज कहते हैं। न होने वाली घटना को अनहोनी कहते हैं, कोई विशेष घटना के रूप में। इस प्रकार से निशा में विचरण करने वाला निशाचर यानी राक्षस। चोर, ये निशाचर का अर्थ यहाँ चोर राक्षस के रूप में हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में उसके अंतर को और उसके अर्थ को समझना होगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, जैसे नीलकंठ, नीला विशेषण और कंठ विशेष्य है। दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, चरण कमल। उसी तरह से जैसे चरण कमल में चरण उपमेय और कमल उपमान है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है, यानी जो सामासिक शब्द बनता है वो किसी भी एक संज्ञा के लिए विशेषण यानी उसकी विशेषता बतलाने के रूप में काम करता है। जैसे नीलकंठ का अगर हम करते हैं कर्मधारय में, तो नीला है जो कंठ होगा। तो है जो, के समान, के रूपी, अगर समास विग्रह के बीच में आता है तो निश्चित रूप से कर्मधारय माना जाएगा। लेकिन जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए नीलकंठ का प्रयोग करेंगे, जैसे नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ नीलकंठ का जब हम प्रयोग करेंगे तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वस्तु विशेष के लिए हम करते हैं, वहां बहुव्रीहि कहलाता है। तो यहाँ नीलकंठ से अभिप्राय है शिव से, शिव के बारे में नीलकंठ कहा गया। लेकिन यदि इसे हम नीला है जो कंठ कहते तो नील कंठ ही कहलाता, लेकिन इसका अर्थ यह होता कि नीला जिसका कंठ नीला हो। तो यहाँ दोनों के अर्थ में
दोनों के विग्रह में काफी अंतर है, जिसको आप इस दोनों का जो वर्गीकरण किया गया है इसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अन्य उदाहरण, विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शंकर। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शंकर। अगर हम कहते हैं तीन लोचनों का, तीन आंखों का समाहार या लोचन का समाहार, तो वो त्रिलोचन होगा, तो वो आपको द्विगु में चला जाएगा। तो समास विग्रह से भी अंतर हो जाता है, समास में अंतर होने लगता है। चार पाई, चार है पाई जिसके अर्थात चार पाई, इसको खटिया कहते हैं, खाट कहते हैं। चार पाई के समाहार को हम चार पाई कहते हैं, द्विगु हो जाएगा। चार पैरों वाले को हम चौपाया भी कह सकते हैं, उसी तरह से द्विगु हो जाएगा। लेकिन चार है पैर जिसके अगर कहते हैं, या चार है पाए जिसके, यानी पाए यानी खंभा जो हम लगाते हैं चारपाई में चारों तरफ जो खंभे होते हैं उसे पाए कहते हैं, यानी पायदार कहते हैं, पायदान कहते हैं, यह सभी आप जानते हैं। दिगंबर, तो दिशाएं ही है अंबर, दिक जोर अंबर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह आपको संधि विच्छेद भी दिक जोर अंबर होगा, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसको समास में देखेंगे, अगर दिशाएं ही है अंबर, तो वस्त्र जिसका वह यहाँ शंकर और जैन मुनि के रूप में कहा गया। अंबर का एक अर्थ वो आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है, यानी जिसकी दिशाएं, यानी कहने का आशय कि जिसका वस्त्र जो है वो बोध कराता हो दिशाओं का। तो शंकर जैसे जैन मुनि आदि जो वस्त्र धारण करते हैं, ठीक। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु। पंचानन, पांच है आनंद जिसके अर्थात शिव या शिव। आनंद का मतलब मुख होता है, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला व्याकरण, पाणिनि का एक संस्कृत व्याकरण है जो काफी प्रसिद्ध व्याकरण है। परीक्षा में पूछे भी जाते हैं ऐसे प्रश्न कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थ होता है गणेश, यानी लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। इस प्रकार से जहां आपको वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके अर्थात आदि का जब प्रयोग हो समास विग्रह के दौरान, तो निश्चित रूप से बहुव्रीहि समास कहलाता है। समास में इतना जानने के बाद हम समास से संबंधित कुछ अभ्यास हम लोग करेंगे। समास की कुछ प्रश्नावली दी गई है जिसको हल करना है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय, छंद। इसका उत्तर होगा समास। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, तो उसमें समास होता है अव्ययी भाव। यह याद रखेंगे, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, यानी पहला पद अविकारी शब्द हो, अव्यय हो, जैसे प्रति, अनु, आप देखते होंगे। परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, यानी जब वह एक अव्यय के रूप में क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में काम करने लगे। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में आप जानते हैं कि संख्यावाची होता है, तो यहाँ राजा रानी द्वंद्व हो गया। पीताम्बर को आप कर्मधारय भी कह सकते हैं और बहुव्रीहि भी कह सकते हैं। त्रिभुवन, यहाँ 3 भुवन का समाहार है, इसलिए ये हो गया द्विगु समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, यह सब आप सभी जानते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। कोई भी तत्पुरुष समास में जाएंगे तो दूसरा पद उसका प्रधान होता है। शताब्दी शब्द में समास होता है। शताब्दी शब्द में कौन सा समास होता है? आप जानते हैं दशक 10 वर्षों का कहा जाता है। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, यानी द्विगु समास, जहाँ संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव में पहला पद जो अव्यय हो, तो आप लौ, कुश, ये 2 नाम है। त्रिभुवन संख्यावाची है। छत्रधारी ये भी नहीं हुआ। भरपेट
अव्ययी भाव है। स्वर्ण घटक का समास विग्रह है। स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घटक, ये स्वर्ण का घट होगा, यानी ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी में एरर है, इसमें हर्षिकार की मात्रा होगी, इसलिए आप इसे हर्षिकार के रूप में जानेंगे। इसका उत्तर होगा नीलजोर उत्पलम, नीलोत्पलम, ये कर्मधारय समास होगा। नीला हो जो उत्पलम। इसके बाद है निम्न में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? तो यज्ञशाला, यज्ञ जोर शाला है, यज्ञशाला नहीं होगा। स्वधर्म में नहीं होगा। जल जोर उष्मा, जलोष्मा, यही आपका इसका सही उत्तर होगा। शखा मृग शब्द में समास है, कर्मधारय तत्पुरुष। शखा मृग में समास बहुव्रीहि है। निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? इसमें प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन इसका अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में यथाविधि का अव्ययी भाव समास है। पर्णकुटी शब्द में समास है। पर्णकुटी संख्यावाची नहीं है, बल्कि क्या है आप समझ सकते हैं। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटिया, ये तत्पुरुष समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। निम्न में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का मतलब होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता और उसके बीच में एक हाइफन यानी योजक चिन्ह लगा होता है। समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता। ठीक उसी तरह से निम्न में द्वंद्व समास कौन है? तो रातों रात ये अव्ययी भाव आ जाएगा। दिन दिन ये भी आपको अव्यय के ही अंतर्गत आएगा। वीर पुरुष ये नहीं आएगा। आजकल, आजकल इसका सही उत्तर होगा। मतदाता यानी वोटर समास में समास है। मतदाता यानी वोटर शब्द में समास है। तो ये मत देने वाला यानी मत जो देता हो किसी को, नहीं, मतदान करने वाला, तो मतदाता कहलाते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। नरेश शब्द का समास विग्रह होगा। नरेश शब्द का नरों का इस होगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है, उत्तर पद को दूसरे पद को प्रधान माना जाता है। समासिक पद का चयन कीजिए। कलोल, सुख साधन, संपर्क, बिजली, इसमें सुख साधन, सुख साधन यह आपको होगा, सुख साधन ही होगा इसका सही उत्तर। दही बड़ा पद का विग्रह होगा। दही में डूबा हुआ बड़ा। कवि पुंगव का समास विग्रह होगा। कवि में पुंगव यानी श्रेष्ठ, यह आंसर होगा। निडर शब्द में समास होगा अव्ययी भाव। द्विगु नहीं होगा इसका। अंधकूप शब्द में समास होगा। अंधकूप में कर्मधारय। यथा समय में शब्द में समास होगा अव्ययी भाव। यथा समय, यथा संभव, यथा साध्य, यह सब अव्ययी भाव का उदाहरण है। जो पूर्व में न हो विग्रह का समस्त पद होगा। जो पूर्व में न हुआ हो, यानी जो पूर्व में न हुआ हो, इस समास विग्रह का समस्त पद होगा पूर्वत, अभूतपूर्व, इसका आंसर होगा अभूतपूर्व। धीरे धीरे समस्त पद, धीरे धीरे समस्त पद में समास है। धीरे धीरे ये अव्यय है क्योंकि ये क्रिया विशेषण है। आप जानते हैं कि अव्यय में क्रिया विशेषण आता है, समुच्चय बोधक आता है, संबंध बोधक आता है। तो खास करके क्रिया विशेषण जो अव्यय जो समास होते हैं वो ज्यादातर क्रिया विशेषण का ही काम करते हैं। इसलिए हम याद रखेंगे कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इस तरह से अगर कहीं आता हो, या हाथों हाथ, इस तरह के अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। नवरत्न शब्द में समास है। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, यह द्विगु समास होगा, संख्यावाची होगा। शताब्दी शब्द उदाहरण है। शताब्दी शब्द के बारे में वही हम लोगों ने पढ़ा है, द्विगु का ही होगा। ये शताब्दी द्विगु होगा, इसको आप देख लेंगे। भाई बहन ये द्वंद्व होगा। भाई और बहन इसका समास विग्रह होगा। द्विगु सामासिक पद का विग्रह होगा। द्विगु दो पैरों वाला, दो गायों वाला, दो गायों का समाहार होगा। ये द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समाहार। वनवासी शब्द में समास है। वन में निवास करने वाला, तो ये तत्पुरुष समास होगा। गुरुमुख पद में समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा।
मनोज शब्द में समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। मनोज का मतलब कामदेव होता है। मन, मनः जोड़ जह, मनोज, इसका संधि विच्छेद होता है, विसर्ग संधि है। तो मनः जोड़ जह, मनोज, यानी मनोज का शाब्दिक अर्थ कामदेव भी होता है, मनोरंजन भी होता है। मनोज से ही बहुत कुछ, मनोविनोद भी हम कह सकते हैं। एक दंत पद का समास विग्रह होगा, एक दांत है जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास होगा। पशुपति पद में समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। रघुपति शब्द का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान जिसके हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिसका दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, यानी दोनों पद प्रधान नहीं हो, लेकिन जब वह समस्त पद बने तो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, अर्थात वो अन्य जो है पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है वह है अव्ययी भाव। जिस समास का द्वितीय पद प्रधान नहीं होता वह है अव्ययी भाव। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह है, क्या कहलाएगा, द्वंद्व कहलाएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रंग, सीताराम, राधा कृष्ण, यह सब द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, जिसके दोनों पद ही प्रधान होते हैं। धन दौलत भी, धन दौलत समस्त पद के विग्रह में समुच्चय बोधक शब्द आएगा। धन दौलत का समास विग्रह अगर करेंगे तो धन और धन या दौलत करेंगे तो यहाँ या आएगा, या और भी हो सकता है, धन और दौलत। तो आपको यहाँ इसका सही उत्तर जो होगा, सही उत्तर होगा और धन और दौलत, इस तरह से हम कर सकते हैं। पद प्राप्त में समास है, पद में पद को प्राप्त तत्पुरुष समास है। लाख, 2 लाख, समासिक पद में उचित समुच्चय बोधक शब्द है, लाख, 2 लाख। तो यहाँ लाख या 2 लाख होगा उत्तर। दीर्घायु पद में समास है, दीर्घ आयु कर्मधारय समास है। परमाणु समस्त पद, परमाणु समस्त पद उदाहरण है परमाणु कर्मधारय का। परम जोर अणु, परम क्या है, परम एक विशेषण शब्द है और अणु विशेष्य शब्द है, यानी संज्ञा है, अणु संज्ञा है और परम एक विशेषण है, इसलिए कर्मधारय होगा। महासागर, महान है सागर, महान है जो सागर, यहाँ स्पेलिंग एरर है, इसको महान है, महान पढ़ेंगे, महान है जो सागर इसका उत्तर होगा। शरणागत शब्द उदाहरण, शरणागत शरण में जो आ जाता है, तो शरण में कौन आता है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो इस प्रकार से आपने अभी तक जो अभ्यास किया यह बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होगा, यह मैं उम्मीद करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आपके पाठ्य पुस्तक में और भी बहुत सारे प्रश्न जो दिए गए हैं उसको आप हल करेंगे और समय अनुसार इसका अभ्यास करके इस पर पूरी तरह से एक कमांड करेंगे, अर्थात इस पर पकड़ बनाएंगे। यही आशा और उम्मीद के साथ आज का यह एपिसोड यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।